इस समय पूरी दुनिया बाजारवाद की गिरफ्त में है। बाजार और बाजारवाद दो अलग चीजें हैं। बाजार हर युग की जरूरत है। दोनों में अंतर यह है कि बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। अगर आप आईटी, ई कॉमर्स और फार्मा कंपनियों का अर्थशास्त्र समझ जाएंगे तो आपको कोरोना भी समझ में आ जाएगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए तो वहां बाइडेन से मिलने से पहले वो 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिले और उन्होंने एक बात कही जो दुर्भाग्य से छप गई। उसमें उन्होंने कहा कि कोविड काल में हमने डिजिटल एजुकेशन की नींव रख दी है, अब इसको आगे बढ़ाना है। हम तो समझ रहे थे कि कोरोना में वर्चुअल पढ़ाई मजबूरी में कराई पड़ रही है, ये तो मौके का लाभ उठा करके नींव रख दे। ये जो चीजें हैं ये अर्थशास्त्र जब तक नहीं समझ में आएगा। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पलट कर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिए और मनुष्य को लोहा बना दिया। आज की जो शिक्षा है वो आदमी को समझदार नहीं बनाती, चालाक बनाती। मैं एक गांधी जी से संबंधित रचना आपको सुना देता हूँ। एक तो आज आपने कवियों का चयन बहुत अच्छा किया। आदरणीय कीर्ति जी क्या बढ़िया संचालन कर रही है और इनके मुक्तक और गीत और वो भी सुनेंगे आप, बहुत बढ़िया। वरना तो पिछले दिनों में कवि सम्मेलन में फंसा कवियत्री ने सरस्वती वंदना की और इतना बेसुरा गा रही थी और वंदना के बोल थे, माँ मुझे स्वर का ज्ञान दे। मैंने कहा भाई वंदना अपनी जगह मान वाजिब है। और अक्सर लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि संपत सरल जी आपके 2-4 वीडियो क्या घूमे, आप पैसा बहुत लेने लग गए। मैंने कहा जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आने जाने का किराया और साथ के कवियों को सुनने का मेहनताना घटा दो तो बचता ही क्या है। तो आपने बोराना साहब और मोहजन भाई दोनों ने कवियों का चयन बहुत अच्छा किया। मैं एक रचना आपको सुनाता हूँ। शहर में बैठ करके गांव की बातें करना अलग बात है और गांव में आकर के जी करके देखना वो अलग बात है। गांव वैसे नहीं है। गांव आज भी वैसे ही है जैसे फणीश्वरनाथ रेणु के मेला आंचल में थे या श्रीलाल शुक्ल के राज दरबारी में। वहाँ की राजनीति, वहाँ का मनोविज्ञान, वहाँ की सामाजिकता सब शहर से ज्यादा जटिल है। दो फर्क है शहर में और गांव में। शहर में जातीय कट्टरता नहीं है, गांव में है। शहर में सांप्रदायिक कट्टरता है जो गांव में नहीं है। गांव के आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, शाम को मजाक करते हैं, बुरा मानते, सुबह वैसे के वैसे। शहर का आदमी गांठ बांध देता है। वहीं से मैंने एक रचना निकाली, एक आदर्श भारतीय गांव। पहली पंक्ति से पकड़ना। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं वह राजधानी से 50 किलोमीटर पश्चिम में है। चूंकि रास्ते में शराब के कई ठेके पड़ते हैं, अतः यह दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। और कल भले भोले किसानों के साथ में जो हादसा लखीमपुर खीरी में हुआ, स्वच्छ भारत अभियान की असली जरूरत कहाँ है वो महत्वपूर्ण बात आप समझें इस पैराग्राफ। राजनीति के बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, हम कहां से कहां तक पहुंच गए ये देखें। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। पुराने गांव चौधरी, पटेल, ठाकुर साहब ये सब बसाते थे। डाकू ने बसाया था जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे क्योंकि निर्वाचित नहीं थे। हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके यहाँ डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर यही लोग घर बैठे दे जाते। और लखीमपुर खीरी में जो किसान भाइयों के साथ हादसा हुआ, ये पंक्तियां उनको समर्पित हैं और हमें बड़ा चिंतन करना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए अपना मतदान करने से पहले। बात अच्छी लगे तो मैं आपकी भरपूर मोहब्बत चाहूंगा। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात उतनी अच्छी नहीं लगे तो आप मेरे हौसले और साहस की दाद दें। देखें कि यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का एक अंतर रह गया है
एक राज्य गृह मंत्री 10 दिन पहले धमकी दे रहा है और उसके बाद में इस तरह का हादसा घटित हो जाता है, तब मैं कहना चाहता हूं यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा, मानते हैं आप आतंकवादी हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। आदर्श गांव में 10 दिशाएं, 3 मौसम, 12 महीने और 7 वार सब होते हैं। बस एक तो गांव के उत्तर में किसी भी साइज का कोई हिमालय नहीं है, और दूसरा गांव 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। गांव वालों का दावा है कि डाकू जालिम सिंह जी 2-4 दिन भी और जीवित रह लेते तो आज ये दोनों चीजें भी गांव में होती। गांव के लोग किफायती इस हद तक है मितवई, गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं कि किसी को मिस कॉल तक अपने फोन से नहीं मारते, और दरिया दिल ऐसे कि मिस कॉल मारने के बाद फोन कर करके भी पूछते रहते हैं कि मिस कॉल मिला क्या। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल हैं, 3 शराब के ठेके, 1 मंदिर, 1 प्राइमरी स्कूल, 2 कुएं, 1 पुलिस चौकी तथा 5 शमशान घाट। सरकारी ठेकों के बावजूद हस्त निर्मित शराब को ही प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ग्लोबलाइजेशन के इस भीषण दौर में भी स्वदेशीपन बना रहे। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, कई नहीं भी पीते हैं। जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों को समझाते बुझाते रहते हैं। उनके समझाए से जब पीने वाले नहीं समझते हैं तो दुखी होकर वे भी पीने लगते हैं। लोगों में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है। सबका प्रयास रहता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम न हो। जहां तक मेहनत मजदूरी का सवाल है, मेहनत करने वालों को मजदूरी नहीं मिलती, और जिसे मजदूरी मिल जाती है वह मेहनत बंद कर देता है। सबके आपसी संबंध गठबंधन सरकारों जैसे हैं, अर्थात स्वार्थ ही 2 लोगों को जोड़ता है, और एक शब्द का आनंद लेना, उम्र का फासला भी रिश्तों में बाधक नहीं बनता। दिन में जो बेटे का क्लास फेलो होता है, शाम को वही बाप का ग्लास फेलो होता है। गांव में जब से हैंडपंप लगे हैं, दोनों कुएं शर्त लगाकर कूदने के काम आ रहे हैं। स्कूल उतनी ही देर चलता है जितनी देर मिड डे मील चलता है। पुलिस चौकी को लेकर मतभेद हैं कि अपराध बढ़ने से चौकी खुली है या चौकी खुलने से अपराध बढ़े। और सबसे महत्वपूर्ण बंद आप देखें, 5 शमशान घाटों से स्वतः सिद्ध है कि गांव में 5 जातियां रहती हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं मर जाए। एक दफा कै जाति के लोगों ने अपना एक शव गफलत में खे जाति के शमशान में जला दिया। बात ऐसी बिगड़ी कि खे जाति वालों ने तुरंत अपना एक व्यक्ति मारा और उसे कै जाति के शमशान में जलाकर बदला लिया। और यहीं पर तो अब आपकी तालियां उठेंगी। अंततः लोकल सांसद ने दोनों जातियों से 2-2 लोग मरवाकर उनके अपने अपने शमशानों में जलवाए, तब जाकर शांति हुई। और मेरा ये मानना है कि जिस देश में शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्म स्थल हों, वहां क्या अच्छे दिन आए। तब आप ध्यान देखें, एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी करा गए थे। कथा है कि एक रात सपने में उन्हें एक साधु ने ताना मार दिया था कि मूर्ख, लूट का माल यो ही नहीं पचेगा, थोड़ा दान धर्म भी करना सीख। कहते हैं बात ऐसी चुभी कि डाकू जालिम सिंह जी ने अगली ही रात आसपास के कई मंदिरों को लूटा और उसी मेहनत की कमाई से इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। और जो मीडिया का हाल है वो आप देखें, मैंने तो 2.5 साल पहले टेलीविजन का कनेक्शन कटवा दिया था, और खबरों से मैं इतना आतंकित रहता हूं कि एक मोटे कपड़े से बंद स्क्रीन भी ढक के रखता हूं। और मीडिया के लोग यहाँ बैठे होंगे, अखबार भी 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। घरों में 2 चीजें सबके यहाँ फाइनेंसित हैं, मोटरसाइकिल और टेलीविजन। मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव सड़क मार्ग से शहर जा सके, टेलीविजन इसलिए कि शहर आकाश मार्ग से गांव आ सके।
टीवी ने तो ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति कर दी। कक्षा में मास्टर जी महाभारत के रचयिता का नाम पूछते हैं तो बच्चे BR चोपड़ा बताते हैं। और मैं इसका समापन करता हूँ। गांव लोगों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, परिहास वृत्ति देखें और मुझे विदा करें। जो हो, गांव वालों में परिहास वृत्ति लाजवाब है। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए। दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया क्योंकि दिन भर में एक ही बिका। लाचार चरणदास जी को ठांसे के जूते काट रहे हैं और वे लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। गांव की सांप्रदायिक मोहब्बत के नाम देखें, वे लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। रास्ते में टकरा गए इकबाल मियाँ। पूछ बैठे चरणदास जी, ये जूते कहाँ से मार लाए? मतलब कितने के पड़े? एक तो जूते काट रहे थे, ऊपर से इकबाल मियाँ की मार लाए और पड़े जैसी भाषा। चरणदास जी ने झल्लाकर कहा, पेड़ से तोड़े हैं। इकबाल मियाँ बोले, महाराज कच्चे तोड़ लिए। हमें सीता निजाम साहब को भी सुनना है, लेकिन उससे पहले आज की संचालिका और देश की महत्वपूर्ण कवयित्री आदरणीय कीर्ति काली जी, जो वो बहुत बढ़िया संचालन कर रही हैं और आप सब लोगों को बांध के रखा और सबको बहुत बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत कर रही हैं। समय जरूर नकारात्मक है, लेकिन मनुष्य को आशावादी रहना चाहिए। विनोद पद्रत जी की 2 पंक्तियां सुनाते हुए मैं आदरणीय कीर्ति जी को आमंत्रित करता हूं। उन्होंने लिखा है कि चारों तरफ लकड़हारे हैं, फिर भी पेड़ कहाँ हारे। तो समय गुजर जाएगा, हमें हमारे जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछते रहना चाहिए। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष, चुनाव हुआ विपक्ष जब कमजोर किया जाए तो ये सारी जिम्मेदारी कवियों की, शायरों की, बुद्धिजीवियों की और पत्रकारों की हो जाती है। हम सब उसी कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। आप जोरदार करताल ध्वनि के साथ आमंत्रित करें डॉक्टर कीर्ति काली जी को। वो आए।